हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो एक प्रॉब्लम है आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए कैसे निकालेंगे। ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले बच्चों हम कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस करना चाहते हैं, उनको आप अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर हेनरी लॉ पे होगी तो आप कैसे समझेंगे कि हेनरी लॉ की ये प्रॉब्लम है। या तो हेनरी लॉ का दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो P=50, ये जो आपने पढ़ा था। x क्या है, x2 मतलब गैस जो भी सॉल्युबल है उसका मोल फ्रैक्शन है। ठीक। एक कभी कभी इसका एक ये भी फॉर्म यूज होता है, मास इक्वल टू KHP, यानी कहीं कहीं पर मास इक्वल टू मास इज डायरेक्टली एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला हटाया तो ये आ जाता है m इक्वल टू KHP। तो ये तो दो ही फॉर्मूले यूज होंगे, इन दो के अलावा कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा नहीं हेनरी लॉ के लिए आपके लिए न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आप ध्यान से। दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक P इक्वल टू KH, एक मास इक्वल टू KHP। ठीक। तो ये तो आपने याद कर लिया, क्या P इक्वल टू 50। ठीक। इसको कैसे याद करेंगे, मास इक्वल टू केचप, ये केचप बना लो इसका है, केचप, मास इक्वल टू केचप। ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा, ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज होगा क्योंकि मोल की बात होगी, मोल फ्रैक्शन की बात होगी, मास की बात नहीं होती है। सॉल्युबिलिटी की बात होगी तो सॉल्युबिलिटी कितनी है गैस की, तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकलती है कि गैस कितना डिसॉल्व है, कितने मोल गैस डिसॉल्व है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब भी वही हुआ कि कितना मोल डिसॉल्व है। तो ज़्यादातर ये यूज़ होगा, कहीं अगर गैस इतने ग्राम डिसॉल्व है इन वाटर या कुछ ऐसा कुछ लिखा है, तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। जब गैस दिया गया है कि इतना ग्राम गैस डिसॉल्व है इन वाटर या इन सॉल्यूशन, तब के लिए। ठीक है। क्लियरली दिया गया हो कि इतने ग्राम गैस डिसॉल्व है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये कम ही लगेगा, ये फॉर्मूला आपका ज़्यादा लगेगा। इक्वल टू कोई भी लगे, ये लगे या ये लगे, ध्यान दीजिए ज़्यादातर फॉर्मूले जो आपके इसमें है 12th में, वो ऐसे हैं, उनमें दो ही फॉर्मूले यूज़ होंगे, या तो इन दोनों में से कोई यूज़ होगा और इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा, या फिर ये होगा क्या, x2 इक्वल टू n2 प्लस n1, सॉरी n2 अपॉन n1 प्लस n2, या फिर ये फॉर्मूला यूज़ होगा मोल फ्रैक्शन निकालने। या तो ऐसा होगा कि मोल फ्रैक्शन दिया है और आपसे पूछा जाएगा हेनरी लॉ बताओ, क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे, या फिर क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा कि हेनरी लॉ इतना है, प्रेशर इतना है, तो आप बताइए कितनी गैस डिसॉल्व है। कितनी गैस डिसॉल्व है यानी पहले आप इससे x2 निकालो, फिर x2 की इक्वल टू n2 अपॉन n1, इसमें वैल्यू रखो x2 की, तो n2 निकालो कि कितनी गैस डिसॉल्व है। बस यही दो तरीके, समझ गए ना। या तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम हेनरी लॉ का ये सवाल है, यानी ये फॉर्मूला लगाकर, इन दोनों फॉर्मूलों को लगा कर के सॉल्व कर ले। क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ोगे, या तो उसमें ये KH दिया गया होगा या फिर KH पूछा होगा। अगर KH पूछा नहीं है तो KH दिया होगा, तो आपको पता चल जाएगा KH दिया है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये हेनरी लॉ का सवाल है। और KH दिया नहीं है, पूछा है, तो भी आप समझ जाएंगे कि ये हेनरी लॉ का सवाल है। तो यहाँ से तो कई बार बच्चे मतलब समझ ही नहीं पाते कि पूछा क्या गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप कैसे समझ जाओगे कि ये हेनरी लॉ से करना है। प्रेशर कई जगह यूज़ होगा, अभी आप पढ़ेंगे राउट लॉ पढ़ेंगे, वहाँ भी प्रेशर यूज़ होगा, दूसरी जगह भी कहीं P01 कहीं P1, ऐसे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये यूज़ होगा। तो बच्चे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कई बार बच्चे याद नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसलिए आपको ये हिंट मैंने बताई कि या तो KH दिया होगा या फिर KH निकालिए, ऐसा होगा। और दो ही तरीके से ये क्वेश्चन दिया जाता है आपको, कैसे कि ये दिया है, हाँ क्या, P दिया है और KH दिया है और आपसे X पूछा है। ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि X दिया है या सॉल्युबिलिटी दी गई है, फिर आपसे पूछा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या है,
तो सॉल्युबिलिटी दी गई यानी नंबर ऑफ मोल्स दिए गए, कितने सॉल्यूट में, ये पता चल गया आपको सॉल्युबिलिटी से कि इतने सॉल्यूट में इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये इससे आप X2 निकाल सकते हैं N2/N1 N2 से, और ये निकाल सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ याद रखिए। ये कब यूज़ करना है? जब गैस का मास दिया गया है और किसी सर्टेन कंडीशन में कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मास इक्वल टू केचप, मास इक्वल टू केचप और P इक्वल टू कचाक्स। ऐसे तो 2 फॉर्मूले याद हो गए। अब इसमें सबसे, और ये तो 2 चीज़ें याद रखो, फार्मूला और ये याद रखो, इससे ये निकलेगा या फिर इससे ये निकलेगा, यही 2 ही रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए हेनरी लॉ में। ये निकलता है कभी कभी तो 2 कंडीशन दी जाती हैं, दोनों को कंपेयर कर दोगे तो KH निकल आता है, ऐसा कुछ है वहाँ पे कि फर्स्ट कंडीशन में इतना डिजोल्व हुआ गैस, दूसरी कंडीशन में इतना मास डिजोल्व हुआ। तो अब आप बताइए कि KH बताइए या प्रेशर बताइए। तो इसमें 2 इक्वेशन बना करके इक्वल कर देंगे तो वहाँ से निकल जाता है, तो वहाँ से ये फॉर्मूला हो जाता, क्वेश्चन हो जाता है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात रखनी है, रेड पेन से मार्क करके लिख लीजिए। यहाँ पे फोकस क्या करना है, ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि जो KH की वैल्यू है और P की वैल्यू है वो यूनिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि हेनरी लॉ में हमेशा यूनिट बड़े वाले में दी जाती है और प्रेशर की यूनिट आप लोग कम वाली छोटी वाली यूज़ करते हो। तो ये ध्यान दो, तो नोट लगा कर के रखिए कि प्रेशर की यूनिट और KH की यूनिट सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, इससे या ये निकलेगा या इससे ये निकलेगा। हाँ, 2 बातें नोट कर ली आपने। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है सॉल्यूशन में या वाटर में या किसी में भी लिक्विड में। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब भी हमें यहाँ से हमने X2 निकाला, अब X2 के बाद X2 से हमें N2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये जो फॉर्मूला है कभी भी ये N2/N1 प्लस N2 के फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला हो जाता है X2 इक्वल टू N2/N1। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो N2 है N1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। N2 इज़ वेरी 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 स्मॉल देन N1। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि N1 प्लस N2 इक्वल टू, यानी जो N1 प्लस N2 है ये इक्वल टू N1 के बराबर है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा, स्मॉल सा, बहुत छोटा है। जैसे कल हमने बताया था समुद्र के पानी में आप 3 चम्मच पानी मिला दो तो क्या होगा? टोटल पानी कितना होगा? समुद्र का पानी प्लस 3 चम्मच कैलकुलेट करोगे, ऐसे तो नहीं करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू हो रही है। N1 प्लस N2 इक्वल टू N1 लेकर के चलोगे, और अगर नहीं तो आप यहीं पे उलझ जाओगे। ये सवाल ही तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हेनरी लॉ के क्वेश्चन में जब भी मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो X2 इक्वल टू N2/N1 रखोगे, N2/N1 प्लस N2 नहीं रखोगे। ऐसा ये डिनोमिनेटर का जो N2 है ये नेगलाइज हो जाता है। क्यों हो जाता है नेगलाइज? क्योंकि इसके कंपैरिजन में N1 बहुत बड़ा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। एक तो क्या, P और KH की यूनिट हमेशा ध्यान रखो सेम होनी चाहिए, और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि ये वाले फॉर्मूले में ये N1/N2 नहीं रखना है। जब भी N2 निकालना है मोल ऑफ किसी का, तो X2 इक्वल टू N2/N1, क्योंकि ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो कि N2 इज़ वेरी वेरी लेस देन N1। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला याद कैसे रखना है? P इक्वल टू कचाक्स, मास इक्वल टू केचप। ये फॉर्मूला याद रखना, ये तरीका। अब आ जाइए क्वेश्चन पर सॉल्व करने के लिए। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से क्या दिया है। इफ N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve? नहीं, N2 गैस को बबल्ड किया गया है, मतलब पानी में से पास किया गया है, तो बबल बन के निकल रही है। बबल्ड मतलब बबल बन के निकल रही। क्यों निकल रही? क्योंकि N2 इज अनडिजॉल्व, यानी कम डिजॉल्व है पानी में, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो बबल्स निकल रहे हैं उसके। हाँ, तो हाउ मेनी मिलीमोल्स इस प्रोसेस में, जब हमने N2 गैस को पास किया पानी में, यानी बबल्स जब बने, तो उस प्रोसेस में कितना N2 डिसॉल्व हो गया है? हाउ मेनी मिलीमोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट्स ए पार्शियल प्रेशर P दिया है 0.987 बार एंड गिवन द हेनरी लॉ
कांस्टेंट। देखिए समझ गए आप ना, हेनरी लॉ कांस्टेंट लिखा है, आप तुरंत समझ गए कि ये प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करनी है। या तो P इक्वल टू कचाक से होगी या M इक्वल टू मास इक्वल टू केचप से होगी। ठीक है, तो देख लीजिए, अभी समझ लीजिए क्या क्या दिया है, लगा लीजिए, निकाल लीजिए। प्रेफरेबली P इक्वल टू कचाक से यूज होता है। ठीक, चलिए 0.98 N2 एक्सर्ट से पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.98 बार, यानी ये क्या दिया है गिवन P दिया है 0.987 बार। ठीक, और क्या दिया है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है KH, यानी KH दिया है कितना 76.48 के बार। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया था, चेक कर लो कि जो KH की वैल्यू है यानी यूनिट है और P की यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है K बार और यहाँ पे है बार, तो हम इसको क्या कर लें, ये हो गया 76.48 इंटू 10⁻³ बार। अब दोनों सेम हो गई यूनिट, तो पहले ये सब कर लो। फिर और क्या दिया है, देखिए टेम्परेचर दिया है। टेम्परेचर का तो हेनरी लॉ में कोई लेना देना है नहीं, तो चाहो लिखो चाहे नहीं लिखो, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मत लिखो। अदरवाइज दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें तो आपको लिखना पड़ेगा कि टेम्परेचर दिया गया है। यहाँ आपकी मर्जी है, लिखना चाहे लिखें। T कितना दिया है 293 केल्विन, फिलहाल ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। और क्या दिया है, देखो ध्यान से, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर ऑफ वाटर दिया गया है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया गया है 1 लीटर। ठीक है, तो जब भी पानी का वॉल्यूम दिया गया है या सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है तो इनडायरेक्टली आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं, समझ जाइए। आपको जब भी कहीं नंबर ऑफ मोल्स की, क्योंकि आपको पता है, पहले से पता है कि N1 की ज़रूरत पड़ेगी। हेनरी लॉ से अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो X2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ऐसे इस फॉर्मूले में N1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ जब आप क्वेश्चन हेनरी लॉ के कर रहे हो तो N1 पे भी नज़र रखो अपनी, कि N1 भी कहीं से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर है, पानी सॉल्वेंट है ना यहाँ पर, तो पानी का वॉल्यूम 1 लीटर है। 1 लीटर इक्वल टू 1 kg होता है, दैट इज 1000 ग्राम। क्यों होता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर 1, तो वॉल्यूम और मास पानी का बराबर ही होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, पानी का इतना लीटर दिया है, इससे आप पानी का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। क्या, N1 कितना दिया है 1000 अपॉन 18, दैट इज 55.5। ठीक है, या कहीं पर भी पानी की कोई भी सॉल्यूशन है, 1 मोलरिटी का है या 1 मोलैलिटी का है, उसमें पानी के मोल्स कितने होंगे, 1 मोलर है तब भी 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो पानी के मोल्स कितने होंगे 55.5 होंगे, क्योंकि पानी का मैंने बताया ना वॉल्यूम एंड मास बराबर होता है। अगर मोलल सॉल्यूशन है तब भी पानी के मोल्स कितने होंगे 1 लीटर में 50, या 1 किलोग्राम में 55.5 होंगे। चाहे पानी का 1 किलोग्राम हो, चाहे पानी का 1 लीटर हो, नंबर ऑफ मोल्स पानी के बराबर होंगे दोनों कंडीशन में, क्योंकि पानी की डेंसिटी सेम 1 होती है इसलिए। ठीक, 1.0 समथिंग ऐसे कुछ होती है, तो 1 मान करके चलते हैं पानी की डेंसिटी। तो चलिए, इतना दिया गया है आपको, N1 इतना मोल। और कुछ दिया है, देख लो जरा ध्यान से। हाँ, अब निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 डिजॉल्व्स, यानी N2 डिजॉल्व्स किस काहे में निकालना है, इन मिली मोल्स में निकालना है। ठीक, ये आपने कर लिया, क्या पोस्टमार्टम क्वेश्चन का हो गया। अब देखिए आपके पास क्या रास्ता है, मैंने 2 रास्ते बताए थे, या तो पहले P इक्वल टू कचाक से लगाओगे, फिर X2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 लगाओगे, या फिर X2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 पहले लगाओगे, फिर P इक्वल टू कचाक से लगाओगे। अभी क्या है, अभी क्या दिख रहा है आपको, P KH दिया है और N2 निकालना है, तो N2 कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन से। अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो हम N2 निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं N2 का P और KH से, तो P इक्वल टू कचाक्स। ठीक है, आपको निकालना है X,
x2 या x। तो p कितना दिया है, या x हम एक तरफ ले जाएं तो x इक्वल टू हो गया p अपॉन के एच। p कितना है यहाँ पर, p है 0.987 बार अपॉन ये है 76.48 इंटू 10⁻³ बार। तो बार और बार कैंसिल हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं आएगी। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है। तो ये आ जाएगा आपका, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, x आ गया। अब x2 से आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, यानी n2 निकालना है। तो n2 निकालिए। x2 इक्वल टू होता है n2 अपॉन n1 प्लस n2 हियर n2 is very less than n1, so n1 plus n2 will become equal to n1, so x2 इक्वल टू हो गया n2 अपॉन n1। ठीक, अब n2 निकालना है आपको, n2 निकालना है तो ये हो गया x2 इंटू n1। x2 कितना निकाला है आपने, 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू n1 आप पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ कितना निकाला था, देखिए ये 55.5 है, पानी का 55.5। तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाता है आपका 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। ठीक, लेकिन आपसे आंसर काहे में पूछा है, देखिए आंसर पूछा है मिलीमोल्स में पूछा है, तो इसको मिलीमोल में कन्वर्ट करिए। आप मिलीमोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो गया, 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻³ मिली मोल्स। तो -4 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, तो ये आ गया 0.716 मिली। तो अपनी टेक्निक याद रखिए, क्या क्या चीज़ें मैंने बताई थी इम्पोर्टेंट, अगर वो चीज़ें याद रखोगे तो आपका कभी हेनरी लॉ गलत नहीं होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होंगे। यहाँ आपके लिए दूसरा हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से जल्दी से करिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, H2S a toxic gas with rotten egg-like smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m. Calculate the Henry's law constant। तो जल्दी से देखिए इसमें कैसे करना है, आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, फटाफट देखिए, जल्दी से करिए। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, वो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फटाफट एनालिसिस करिए, पोस्टमार्टम करिए क्वेश्चन का और जल्दी से सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। क्या दिया है बच्चे, भाषण में H2S एक टॉक्सिक गैस। H2S क्या है, एक टॉक्सिक गैस है जो कि सड़े अंडे की स्मेल जैसी होती है। एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका यूज़ होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, लेबोरेटरी में करते हो ना, आयंस को निकालने के लिए, सेकंड ग्रुप के लिए और फोर्थ ग्रुप के लिए इसका यूज़ होता है, उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ हो रही है। इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 m, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, आपने पूरा पढ़ लिया, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या दिया है। बस एक चीज़ दी गई है, 0.195 m सॉल्युबिलिटी दी गई है और ये पूछा गया है हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब दिमाग खोल करके करिए, जैसे मैंने बताया सॉल्युबिलिटी दी गई है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या दिया गया है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन
नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन कितने सॉल्वेंट में, है ना, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, मोल्स नंबर किसके भी दिए गए हैं, सॉल्यूट के भी दिए गए हैं और सॉल्वेंट के भी, इनडायरेक्टली सॉल्वेंट के दिए गए हैं। आपसे ये नहीं कहा जा नहीं रहा है कि सॉल्वेंट के मोल्स इतने हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दे दिए हैं। तो अभी 0.195 m मोलैलिटी, मोलैलिटी m का मतलब क्या होता है, इतने मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी दे दी यानी मोलैलिटी दे दी, 0.195 m दे दिया, इसका मतलब आपको सॉल्यूट का भी दे दिया। और अगर डेफिनेशन आपको याद हो, इतने मोल्स डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसी को तो मोलैलिटी बोलते हो। तो हो गया, क्या क्या दिया है, N2 कितना दिया है 0.195 m, और क्या दिया है N1 दिया है कितना 55, मतलब आप लिख सकते हो ना 1 किलोग्राम। N1 कितना है 1 किलोग्राम है, यानी दैट इज 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम अपॉन 80, तो कितना हो गया 55.5 मोल, या फिर आप डायरेक्ट लिख लो N2 0.195 मोल, या फिर ये, या फिर आप थोड़ा ऐसे ज़्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप लिखिए कि 0.195 m मीन्स 1 0.195 m means 0.195 mole dissolved in 1 kilogram of solid, है ना। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी इतना, मीन्स क्या हो गया कि इसका मतलब क्या हुआ कि अब डायरेक्ट लिख लो N2 इक्वल टू 0.195 मोल एंड N1 इज इक्वल टू 55.5 मोल। ये क्लियर हो गया आपको। 55.5 क्यों लिख लिया, क्योंकि पानी में घुली हुई है ये, हाँ ये लिखा है ना H2S इन वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, इसलिए ये हो गया। और क्या दिया है, और देखो अभी ध्यान से, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली भी दी जाती हैं कभी कभी, कुछ आया समझ में, कुछ दिया है, क्या दिया है STP दिया है। STP पे क्या दिया है, यानी जो प्रेशर, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया कि हेनरी लॉ कांस्टेंट का ही लगाना है और कुछ लगाना नहीं है, हेनरी लॉ को ही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा गया है, इतना तो समझ आ गया। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट के लिए आपको चाहिए N2 N1 आ गया, तो आपको आधा रास्ता दिख रहा है कि मोल फ्रैक्शन तो निकल आएगा। तो P चाहिए, P इक्वल टू KJ चाहिए, है ना। तो P कहाँ से आएगा, तो यहाँ देखिए STP लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि P कहाँ से आ जाएगा। STP प्रेशर क्या होता है 0.987 बार, वो हो गया। तो चलिए तो क्या हो गया, P इक्वल टू कितना हो गया 0.987 बार, ठीक है। और KH आपसे पूछा। अब चलिए लगाइए क्वेश्चन। KH निकालने के लिए आपके पास क्या रास्ता है, सोचिए। P इक्वल टू KH है, तो अगर P देखो यहाँ पे दिया है, ये मिल गया आपको, P मिल गया है, और KH निकालना ही है आपको। अगर X किसी तरह पता चल जाए तो आपका P निकल सकता है। X पता करने के लिए आपके पास क्या रास्ता है, N2 N1 है। तो चलिए X इक्वल टू या X2 इक्वल टू लिखो या X लिखो, एक ही बात है। तो X इक्वल टू यानी गैस जो डिजॉल्व है, गैस कौन सी डिजॉल्व है, H2S, सिंपली लिख लो X इक्वल टू N2 अपॉन N1। और हमने आपको क्या सिखाया था, N1 प्लस N2 नहीं करना है यहाँ पे, नहीं तो रायता फैल जाएगा इसमें। क्यों, चाहो तो लिख दो, क्योंकि N1 N2 इज़ वेरी वेरी लेस देन N1, ठीक। तो X इक्वल टू N2 अपॉन N1, सिंस N2 इज़ वेरी 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 लेस देन N1, सो X निकालेंगे आप, N2 है आपका 0.195 मोल अपॉन
N1 है 55.5 मोल। मोल और मोल कट जाएंगे, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये आ जाएगा आपका 0.0035, ये आ गया आपका x। ठीक, अब आपको निकालना है क्या, p। p दिया है, kh निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, p इक्वल टू kh x। kh जब निकालोगे तो kh इक्वल टू हो गया p अपॉन x, kh इक्वल टू हो गया p अपॉन x। p कितना है, p है 0.987, x कितना है 0.0035। तो ये आ गया आपका 987 इंटू 10⁻³ अपॉन, ये आ गया 35 इंटू 10⁻⁻4। अब 10⁻⁻4 ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो गया, और प्लस का हो गया और इसमें से जाएगा तो 10⁻1 बचा, तो 987 अपॉन 35 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10⁻1 बचा, तो इसको कर लो 9870 अपॉन 35। इतनी बात समझ में आ गई। देखो ध्यान से, 10⁻⁻4 को ऊपर ले गए तो 10⁻4 और 10⁻3 उसमें से जाएगा, 10 बचा, वो 10 के लिए आपने यहाँ 0 बढ़ा लिया। अब इसको काट लो, 5 से काटो, ठीक है, 5, इसको भी काट दो, 7, तो ये आ गया आपका 282 बार, हो गया। अब आपके लिए है क्वेश्चन ये, इसको सॉल्व करिए, पढ़िए ध्यान से, जल्दी से पोस्टमार्टम करिए और आंसर निकालिए। है क्या दे रहे हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ PA at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm pressure at 290। अभी देखो, आपने यहाँ पे हेनरी लॉ कांस्टेंट लिखा देखा तो तुरंत आपको समझ में आ गया कि हेनरी लॉ से ही लगेगा, या तो P इक्वल टू 50 या फिर मास इक्वल टू केचप, कुछ भी। अब देखिए ध्यान से, क्या दे रहे हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इज वाटर इतना, यानी क्या दिया है आपको, गिवन हो गया KH कितना है 1.67 इंटू 10⁸ PA। और क्या दे रहे हैं, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ वाटर दिया है व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm प्रेशर। और क्या दिया है, P दिया है कितना 2.5 atm। और मैंने आपको क्या समझाया था कि P की यूनिट और KH की यूनिट सेम होनी चाहिए जब भी आप हेनरी लॉ के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये ATM में है और ये पास्कल में है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस ATM को पास्कल में बदलना चाहिए। ATM में कितने पास्कल हैं याद रख लो, थोड़ी लंबी संख्या है, मैंने तो ऐसे याद रख रखा है 101 325, यानी इसमें क्या करेंगे 101 और 325 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया इतने पास्कल, ठीक है। तो 101 325 पास्कल, यानी अब इसको ऐसे लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 101 325 पास्कल, ठीक। तो ये भी दोनों सेम यूनिट में आ गए। और क्या दिया है देखिए आप ध्यान से, क्वांटिटी ऑफ CO2 पूछी है इन 505, जो पूछा है वो सबसे लास्ट में लिखेंगे, है ना, इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। 500 ml ऑफ सोडा वाटर है, यानी 500 ml में पानी कितना होगा, 500 ml होगा तो पानी का मास कितना होगा 500 ग्राम, है ना। तो इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, मास ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट कितना है, कितना 500 ग्राम, पता है आपको ऑलरेडी, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सो
N1 इक्वल टू क्या हो गया 500/18 दैट इज 50 कितना आएगा 27 पॉइंट है 27.78 है ना, इतना ही आता है ये मोल। N1 आ गया। ठीक, अब देखिए पूछा क्या है आपसे, और कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया गया है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी का मतलब होता है मास ऑफ CO2 पूछा है। डोंट बी कंफ्यूज कि मास ऑफ CO2 पूछा है तो हम कैसे निकालें। क्वांटिटी पूछी है तो देखो पहले यहाँ पे P दिया है, P दिया गया, KH और P दिया गया, तो मास की तरफ मत दौड़ना। जब KH और P दिया गया है तो पहले X निकाल लो। तो X निकाला तो यहाँ पे आप मतलब ये मास निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा X2। X2 यानी मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो फिर निकालना पड़ेगा N2, और जब N2 निकाल लिया तो मास इक्वल टू क्या होगा N2 इंटू मोलर मास ऑफ CO2। मतलब पहले आप गिवन आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तुरंत आपको रास्ता सामने दिख जाएगा सॉल्यूशन का, करिए ऐसे निकलेगा। पूछा ये गया है, पर ये निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहले X2 निकालना पड़ेगा, फिर X2 से नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ मोल्स को आप मास में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मास ये X2 कैसे निकलेगा, ये है ना, P इक्वल टू के एच एक्स होता है, तो X इक्वल टू हो गया क्या P अपॉन के एच। P कितना दिया है 2.5 इंटू 101 325, ऐसे याद रखना तो इजीली याद हो जाएगा। 101 325, ATM को पास्कल में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा 101 325 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन के एच कितना दिया गया है 1.67 इंटू 10⁸। देखिए यही दिया गया है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.517 इंटू 10⁻³ ये आंसर X2। अब X2 से आप निकालेंगे क्या N2, तो इसको मिटा देते हैं, N2 निकालने चलते हैं। इसको हम यहाँ से इतना मिटा देते हैं। ठीक, ये थोड़ा मिटा दिया है मैंने, कोई बात नहीं। हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास आ गया था X, नंबर ऑफ CO2 के मोल आ गए थे, है ना। अब हमें चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स N2, तो X2 इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1। और चाहो तो वैसे लिख दो N1 प्लस N2 और फिर वो लिखो, अब लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे, पर एग्ज़ाम में चाहो तो लिख करके आ जाना। तो हमको निकालना था N2, तो N2 इक्वल टू क्या हो गया X2 इंटू N1। X2 कितना है आपका, X2 है आपका 1.517 इंटू 10⁻³ ये आपका इंटू N1 कितना है, N1 आपने कितना निकाला था, N1 निकाला था आपने 20, कहाँ गया 27.78। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42.14 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक, तो ये मोल में आया। अब मोल को आपको काहे में कन्वर्ट करना था, ग्राम में कन्वर्ट करना था, तो क्या कर देंगे उसी में मोलर मास का गुणा कर देंगे। तो 42.14 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास कितना है CO2 का 44 C प्लस प्लस 32 44, जैसे 44 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.854 ग्राम। ठीक है,
तो ये हेनरी लॉ के क्वेश्चन हो गए। अब है बुक में जो हेनरी लॉ के एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनको आपको करना है। ठीक है।